हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडी अकाउंट्स का हमारा चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, जो कि हमारा अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, हम पहले भी 2-3 लेक्चर इसके ऊपर कर चुके हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। देखिए, हमने कंपनी पढ़ा, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं वो पढ़ा, टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या, हम शेयर पढ़ के आए कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो शेयर्स थे वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे, ठीक है, पूरी पूंजी के, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको इश्यू करके लोगों को वो दे करके कंपनी के पास जो भी पैसा आता है, ठीक है, वो ही कहलाते हैं शेयर कैपिटल। यानी कि शेयर्स को इश्यू करके, शेयर्स को जनता में दे के, और जनता से जो पैसा उसको मिलता है किसी भी कंपनी को, वो क्या कहलाती है, उसकी शेयर कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अब हमारे आता है शेयर कैपिटल के भी कई भाग होते हैं। ठीक है, कई तरह की शेयर कैपिटल होती है। फर्स्ट है हमारी अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अथोराइज्ड कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, इसके अलग अलग नाम हैं। तो अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ये वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इश्यू कर सकती है, वो मैक्सिमम कैपिटल होती है। ठीक है, और इसके बारे में कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी उसको मेंशन करना पड़ता है। जो कंपनी के सीमा नियम, अंतर नियम जो भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी कंपनी को बताना पड़ता है। ठीक है, तो जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है वो मैक्सिमम कैपिटल होती है, यानी कि कंपनी जो है इससे ज्यादा के शेयर्स, ठीक है, जो भी वो पूंजी होती है अथोराइज्ड कैपिटल, वो मैक्सिमम कैपिटल, यानी कि अगर किसी कंपनी की 10 लाख पूंजी है तो यानी कि कंपनी अपने जीवन काल में 10 लाख तक के ही शेयर इशू करती है, इससे ज्यादा के शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। यानी कि मैक्सिमम जो है कंपनी उतने ही शेयर इशू कर सकती है जितने शेयर से उसको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर 10 लाख से ज्यादा उसको पैसे मिल रहे हैं तो उसको अपने शेयर्स का कम करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये वो मैक्सिमम पैसा है जो कंपनी अपने, उसकी मैक्सिमम लिमिट है, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ इतना पैसा ही कंपनी शेयर्स के थ्रू इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गई उसकी मैक्सिमम पूंजी की, इतनी है उसकी मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा आता है इश्यू कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होता है, देखिए नाम ही है इश्यू करना, तो हमने अभी तक हम ये पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, कि शेयर इश्यू करते हैं, यानी कि क्या हो गया कि अथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी क्या करती है, जनता को इश्यू करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी के पास, कंपनी को 10 लाख रुपए में अपना बिजनेस करना है, उसका मैक्सिमम है 10 लाख रुपए तक का बिजनेस, इसके लिए वो क्या करती है, 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख रुपए के शेयर इशू करती है लोगों को, क्योंकि बाकी की उसको अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 8 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो 8 लाख के शेयर जनता को इश्यू करती है। तो इस पूंजी का वो हिस्सा जो कंपनी ने क्या किया, जनता को इश्यू किया है, वो कहलाता हमारा इश्यू कैपिटल। ये जरूरी नहीं है कि ये इतना ही हो, ठीक है, ये तो मैक्सिमम है, इसमें से उसको कितने की जरूरत है उतना ही हिस्सा वो जनता को इश्यू करती है। ठीक है, तो जितना शेयर्स वो जनता को इश्यू करती है, ठीक है, वो उसकी कहलाती है इश्यू कैपिटल। और जितना उसने इश्यू नहीं किया है अपनी पूंजी का, वह हिस्सा जो उसने इश्यू नहीं किया है वह कहलाता है अन इश्यू कैपिटल। जैसे यहाँ पर 10 लाख था, 8 लाख उसने इश्यू कर दिया, 2 लाख तक का अभी उसने इश्यू नहीं किए हैं शेयर्स, लेकिन वो 2 लाख तक के भी इश्यू कर सकती है क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपिटल है 10 लाख रुपए। तो ये दो उसने जो अभी इश्यू नहीं करे हैं, फ्यूचर में ये 2 लाख तक के भी और शेयर इश्यू वो कंपनी कर सकती है। तो ये जो अभी उसने नहीं किए हैं ये कहलाती है अन इश्यू कैपिटल। ठीक है, समझ गए, अथोराइज्ड कैपिटल, इश्यू कैपिटल। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें क्या होता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है कि इश्यू कैपिटल का वह भाग, इश्यू कैपिटल का वह भाग जिसके लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, हमें मतलब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपनी ने 8 लाख तक के इश्यू किए थे शेयर्स, ठीक है, उसने शेयर्स 10 का, 100 का, 1000 रुपए का एक शेयर, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसने कितनी अमाउंट, एक शेयर की क्या अमाउंट रखी है, लेकिन उसने टोटल उन शेयर्स के थ्रू 8 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं।
तो इन 8 लाख के बदले अगर कंपनी को सिर्फ 6 लाख तक की एप्लीकेशन मिलती है, यानी कि उसके पास अलग अलग शेयर्स के थ्रू एप्लीकेशन आती हैं और वो देखती है कि इन एप्लीकेशंस के थ्रू तो मेरे को सिर्फ 6 लाख तक के ही पैसे मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ उतने ही शेयर्स बिकेंगे जिनसे 6 लाख तक के पैसे मेरे को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि इश्यू कैपिटल का वह भाग जिसके लिए लोग ने एप्लीकेशन दी है, लोग खरीदने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी 8 लाख रुपए के शेयर इश्यू कर रही है उसके सारे के सारे बिक जाए, ठीक है, अच्छी कंपनियों में बिक जाते हैं, लेकिन जो एवरेज कंपनियां होती है कई बार उनके सारे शेयर्स नहीं बिक पाते हैं। लोगों को भी ये होता है कि पता नहीं हम शेयर्स में पैसा लगा दे और कंपनी अच्छी ना चले, ठीक है, लॉस हो जाए, हमारा पैसा भी डूब जाए, अच्छा डिविडेंड हमें ना मिले, तो कई वजह हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कंपनी जितने शेयर इश्यू करे लोग सारे के सारे उसको खरीद लें। तो लोग जितने भी खरीदने के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, यानी कि हमें अगर किसी कंपनी के पास से कोई शेयर खरीदना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो हम एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करके कंपनी के पास सेंड करते हैं कि भाई हमें आपके इस तरह के ये शेयर्स, इतने शेयर्स चाहिए, ठीक है। टाइप्स भी हम बताएंगे कि हमें प्रेफरेंस चाहिए या इक्विटी चाहिए, कौन से वाले प्रेफरेंस चाहिए, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं प्रेफरेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मेरे को कौन सी तरह के शेयर्स चाहिए और कितने शेयर्स चाहिए, ये सारी चीजें मैं उस फॉर्म में फिल करके कंपनी के पास सेंड करती हूँ, कंपनी के पास भेजती हूँ। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि वो शेयर मेरे को मिले या ना मिले, ठीक है। तो जब कंपनी के पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, कितने शेयर्स के लिए फॉर्म आया है, ठीक है, उतने शेयर्स के साथ वो कैलकुलेट करती है और देखती है कि उसको कितने पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, शेयर्स के द्वारा। तो सब्सक्राइब कैपिटल वही होती है कि जो उसने इश्यू करे हैं, इश्यू कैपिटल का वह भाग जिसके लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है वह सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। जैसे 8 इश्यू करे थे, 6 के लिए ही उसके पास एप्लीकेशन आए हैं, तो यहाँ पे 6 लाख उसकी क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 8 लाख उसकी क्या है, इश्यू कैपिटल, और 10 लाख उसकी अथोराइज्ड कैपिटल। इतना समझ में आ गया। अब है आगे हमारा, देखिए आगे चलने से पहले इसका एक पॉइंट बताती हूँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 2 तरह की होती है, ठीक है, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप। ये क्या चीज है, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप यानी कि जितने के शेयर्स हमने इश्यू करे थे, जितने पैसे हमने जनता से मांगे थे, हमें उतने सारे पैसे मिल गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने जैसे 6 लाख रुपए हमें हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो हमने 6 लाख के शेयर इश्यू कर दिए, हमने एक शेयर की कीमत रखी 100 रुपए, ठीक है, और ये 100 के 100 रुपए जब हमें मिल जाते हैं, ये 100 के 100 रुपए जब एक शेयर्स के ऊपर ये 100 रुपए हमें मिल जाते हैं, तो ये होता है सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, यानी कि सारा पैसा हमें फुली पेड अप, सारा पैसा हमें मिल चुका है शेयर्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी ने शेयर्स की कीमत 100 रुपए रखी है, लेकिन कंपनी अभी सिर्फ लोगों से 80 रुपए ही मंगवा रही, 20 रुपए वो बाद में मंगवाएगी, ठीक है। या फिर कंपनी ने 100 मंगवाए हैं, लेकिन लोगों ने कुछ व्यक्तियों ने तो 100 दे दिए, कुछ ने अभी तक नहीं दिए हैं, ठीक है। तो जितने पैसे अभी नहीं आए हैं, जितने शेयर्स के ऊपर, वो सारे क्या होते हैं, अभी नॉन फुली पेड अप, यानी कि वो फुली पेड अप नहीं हुए हैं, उनका पूरा पैसा अभी नहीं आया है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी ने ही अभी सारा पैसा ना मंगाया हो, वो फ्यूचर के लिए अभी सेफ रख रही है कि अभी तो मेरे को जरूरत है नहीं, तो क्यों लोगों से अभी पैसा मंगवाऊं। तो अगर कंपनी ने ही कम मंगवाया तो भी वो नॉट फुली पेड अप है, या कंपनी ने मंगवा चुकी है 100 के 100 रुपए और अभी कुछ लोगों ने अभी वो पैसे दिए नहीं है, तो भी जितना पैसा अभी नहीं आया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए अभी नहीं आए हैं, तो 40 रुपए अभी क्या है, नोट, अभी 40 जो है फुली पेड अप नहीं है, 40 रुपए और आ जाएंगे तब वो शेयर्स फुली पेड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था सब्सक्राइब के अलग अलग 2 पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल क्या होता है, देखिए कोल्ड अप कैपिटल होता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग जिसे मंगाया जाता है, जैसे यही चीज, ठीक है, जैसे कंपनी ने इश्यू किया है 100 रुपए,
100 रुपए का एक शेयर इशू किया, लेकिन कंपनी अभी मंगवा रही है सिर्फ 60 रुपए या 80 रुपए। तो कंपनी ये जो जितना मंगवा रही है ना, मान लीजिए कंपनी के 1000 शेयर्स बिके हुए हैं और वो एक शेयर के ऊपर अभी 60 रुपए ही मंगवा रही है, ठीक है। तो अभी उसकी कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए उसकी होल्ड अप कैपिटल है, ठीक है। 1000 शेयर्स थे, एक शेयर्स के ऊपर अभी 60 रुपए मंगवा रही है, 40 रुपए अभी नहीं मंगवा रही है, ठीक है। तो ये जो 60 रुपए है ये उसकी होल्ड अप है, होल्ड अप अमाउंट है पर शेयर। टोटल देखा जाए तो 1000 शेयर्स थे, इश्यू कर रखे थे लोगों को 1000 शेयर्स, एक शेयर्स के ऊपर 60 रुपए मंगवाए हैं, यानी कि टोटल 60,000 रुपए की पूंजी उसके पास आएगी। तो ये उसकी क्या है, होल्ड अप कैपिटल, होल्ड करी है, मांगी गई है, ठीक है, अमाउंट मांगी गई है लोगों से। तो ये जरूरी नहीं होती कि कंपनी ने जितने का इशू किया है, एक शेयर अगर 100 रुपए का इशू किया है तो जरूरी नहीं है कि कंपनी 100 के 100 एक ही टाइम पे या मंगवा ले तब की तब मंगवा ले, ठीक है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी अमाउंट कब कब मंगवाना चाहती है। तो वो जितनी अमाउंट अभी मंगवा रही है, जितनी अमाउंट के लिए उसने कॉल करी है, वह ही होती है होल्ड अप कैपिटल। तो अभी उसने 60 रुपए ही मंगवाए हैं, एक शेयर के ऊपर 40 रुपए वो अभी नहीं मंगवा रही है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा आता पेड अप कैपिटल। अब लोग उससे भी महान है, कंपनी ने सिर्फ एक शेयर्स के ऊपर 100 का शेयर्स था, लेकिन अभी सिर्फ 60 मंगवा रही है। लेकिन कुछ महान व्यक्ति अब भी ऐसे होंगे जो ये 60 रुपए भी नहीं पे करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ शेयर्स होल्डर्स ऐसे थे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपने शेयर्स के ऊपर 2 रुपए नहीं दिए, किसी ने अपना कोई 3 रुपए की अमाउंट नहीं दी, ठीक है, किसी ने एप्लीकेशन के अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी, किसी ने कुछ, चलो अभी मैं ये वर्ड नहीं बोल रही हूँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया नहीं है। यानी कि बात ये है कि 60 रुपए कंपनी ने मंगाए, लेकिन कुछ लोगों ने अभी वो पे नहीं करे हैं, 60 में से 40 रुपए ही अभी कंपनी के पास आए हैं, ठीक है। या फिर 1000 शेयर्स थे, 800 शेयर्स के ऊपर तो 60 रुपए आ गए, जो 200 शेयर्स थे उनके ऊपर अभी सिर्फ 40 रुपए ही आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 56,000, इसका मतलब कंपनी के पास सिर्फ कितनी आए हैं, 56,000 रुपए ही आए हैं। उसने मंगवाए तो 60,000 थे, 60,000 थे, और कंपनी के पास आए कितने हैं, 56,000 ही। तो ये जो आए हैं ये कहलाती है पेड अप कैपिटल, इनके भुगतान जितने पैसे का हो चुका है, ठीक है। जैसे उसने 60 रुपए मंगवाए थे, लेकिन अभी उसके पास 40 रुपए ही आए हैं, या कुछ शेयर्स के 40 आ गए, कुछ शेयर्स के ऊपर 60 के 60 आ गए, इनके उसके पास कितना पैसा आया, कितनी अमाउंट आई है, ठीक है, कितनी कैपिटल आई है, वो उसकी कहलाती है पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो अगर मैं आपको, ये था हमारा मेन, अगर इसको एक पॉइंट में समझाऊं, देखिए अथोराइज्ड कैपिटल थी हमारी सबसे पहले। अथोराइज्ड कैपिटल जो एक कंपनी की मैक्सिमम होती है, ठीक है, जैसे एक कंपनी की 1000 रुपए मैक्सिमम पूंजी है, अथोराइज्ड कैपिटल, उसने लोगों से इश्यू करे, लोगों के पास से वो 800 रुपए मंगवा रही है, ठीक है, इश्यू करे हैं 800, अभी 200 रुपए वो नहीं मंगवा रही। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या था, लोगों ने सिर्फ 600 के लिए एप्लीकेशन दिया है, लोग भी सारे नहीं खरीद रहे, नई कंपनी है, कंपनी मैक्सिमम 1000 रुपए मंगवा सकते थे, कंपनी ने 800 रुपए मंगवाए, 600 रुपए के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी है, ठीक है। उसके बाद है कोल्ड अप, इनकी कंपनी ने कॉल करके अभी सिर्फ 500 रुपए मंगवा रही है, ठीक है, अभी सिर्फ कितने रुपए मंगवा रही है, वो 500 रुपए मंगवा रही है, कह रही है बाद में मंगवाऊंगी मैं बचे हुए पैसे, अभी मेरे को सिर्फ 500 रुपए चाहिए। अब इस 500 में से कुछ लोगों ने अपने पैसे नहीं दिए और कंपनी के पास से सिर्फ 400 रुपए ही पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये पेड अथोराइज्ड, इश्यू, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल, इस तरह से ये उसकी सारी कैपिटल है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये तो था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में नेक्स्ट है हमारा रिजर्व कैपिटल। ये मेन ये कैपिटल थी, एक और पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल में, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, देखिए रिजर्व कैपिटल है
रिजर्व कैपिटल क्या है, जैसे नाम ही है, अक्षर चुप रहो बेटा, रिजर्व कैपिटल, ठीक है, नाम ही हमारा रिजर्व संचय। ये क्या होती है कि जब एक अंश पूंजी वाली अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, इनकी एक कंपनी है जो कि अनलिमिटेड है, एक अनलिमिटेड है, लेकिन वो कौन सी है, शेयर वाली कंपनी है, शेयर कंपनी है, यानी कि उसके अपने शेयर्स है, ठीक है, एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी, ठीक है, क्या है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी जो कि अनलिमिटेड है। और अगर ये अनलिमिटेड कंपनी किस में कन्वर्ट होना चाहती है, लिमिटेड कंपनी में, ठीक है, एक अनलिमिटेड कंपनी जिसकी अपनी शेयर कैपिटल है वह लिमिटेड कंपनी में बदलना चाहती है, कन्वर्ट होना चाहती है, तो उस समय उसको रिजर्व कैपिटल रखनी होती है। वो रिजर्व कैपिटल कैसे रखनी होती है और क्यों रखनी होती है, जैसे उसके शेयर्स यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, एक मिनट मारकर, जैसे उसका 100 रुपए का एक शेयर्स था, तो वह कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स की फेस वैल्यू इंक्रीज कर देती है, ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर्स था, तो वह अपने फेस वैल्यू इंक्रीज कर देगी, यानी कि अब उस शेयर को 120 रुपए का कर देगी, ठीक है, तो अब उसने अपना शेयर 120 रुपए का कर दिया, तो यहाँ पे जो एक शेयर्स के बदले उसको 100 रुपए मिल रहे थे, अब उसको एक शेयर्स के बदले 120 रुपए मिलेंगे, यानी कि एक शेयर्स के ऊपर 20 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि कंपनी का जब समापन होएगा, खत्म होएगी, तब उस टाइम पे कंपनी के जितनी भी लायबिलिटीज है, दायित्व है, उनकी भरपाई करने के लिए, ठीक है। इस पैसे को कंपनी, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा उसको हर एक शेयर से मिल रहे हैं, अब उसके शेयर अगर 1000 है, 1000 शेयर से, तो 1000 के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से उसके एक्स्ट्रा कितनी पूंजी आ गई, उसके पास 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा पूंजी उसके पास इकट्ठी हो गई। तो इस पूंजी का यूज कंपनी कब करेगी, अपने लाइफ के एंड में, समापन के टाइम पर, ठीक है, कंपनी अपने समापन के टाइम पे करेगी अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है न मांगी गई पूंजी को सिर्फ समापन के टाइम पर मंगाया जाएगा, जैसे मान लीजिए उसने लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने के टाइम पर, ठीक है, लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने के टाइम पे एक शेयर अगर 100 रुपए का था, ठीक है, और उसने यहाँ पे 80 रुपए मंगवाए हैं, ठीक है, या फिर एक शेयर 150 रुपए का था और उसने अभी सिर्फ 100 रुपए मंगवाए हैं, तो ये जो 50 रुपए रह गए या फिर यहाँ पे जो 20 रुपए रह गए, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसका शेयर कितनी वैल्यू का है। तो जितना शेयर उसने मंगवाया है, ठीक है, बची हुई अमाउंट शेयर्स की, जैसे यहाँ 100 का शेयर्स, एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी, उसने 80 रुपए ही मंगवाए हैं, 20 रुपए रह गए, या फिर उसके शेयर्स की कीमत मान लीजिए 150 रुपए थी, उसने 100 रुपए मंगवाए, 50 रुपए रह गए, ठीक है। तो ये 20 या 50 रुपए कंपनी क्या करेगी, अपने समापन के टाइम पर, अपने जब वो खत्म होएगी, वाइंड अप करेगी, उस टाइम पर ये पैसा मंगवाएगी। जैसे मान लीजिए उसके शेयर्स 2000 थे, तो 2000 के हिसाब से एक शेयर्स के ऊपर 20 रुपए रह रहा, यानी कि उसके पास 40,000 रुपए एंड में आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी मान लीजिए 2000 शेयर्स थे, एक शेयर्स के ऊपर 50 रुपए अभी तक बकाया है, ठीक है, एक शेयर्स के ऊपर 50 रुपए बकाया है, यानी कि उसके पास एंड में कितने आ जाएंगे, 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये भी वो पैसा है जो कंपनी रिजर्व रखती है, अपने समापन के टाइम पर लोगों से मंगवाएगी। तो इस तरह से उसके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, अनलिमिटेड कंपनी जब लिमिटेड में बदलती है तो उसके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, अपने समापन के टाइम पर पैसे वसूल करने की, अपने समापन के टाइम पर लोगों से पैसा लेने की, या तो वो अपने शेयर्स की फेस वैल्यू बढ़ा देती है, अक्षर उस रूम में जाओ, या तो वो अपने शेयर्स की फेस वैल्यू बढ़ा देती है, जैसे उसने यहाँ पे इंक्रीज करी थी, या जो शेयर्स का जितना पैसा बचा हुआ है उसको वो अभी मंगवाएगी ही नहीं, वो सिर्फ एंड के टाइम पर मंगवाएगी, ठीक है। तो ये होती है रिजर्व कैपिटल, इस एक और इस दो, इन दोनों तरीकों से वो जो भी पैसा, जितनी भी पूंजी इकट्ठी होती है वो कहलाती है रिजर्व कैपिटल, ठीक है। और इसका यूज वो समापन के टाइम पर ही करेगी, बीच में कभी ना मंगवा सकती है, ठीक है, मंगवा ही नहीं सकती है तो उसका यूज कहाँ होगा, ठीक है।
तो ये थी उसकी रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट आता है कैपिटल रिजर्व। देखिए सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल तो हमारा देखिए आप यूं याद रख लीजिए कि कैपिटल क्या, पूंजी, और रिजर्व क्या, संचय, यानी कि हमने बचा के रख रखी है। कौन सी क्या बचा रखा, पूंजी का हिस्सा। फिर पूंजी तो थी, पूंजी का एक हिस्सा बचा के रख रखा है जो एंड में काम आएगा। तो ये तो हो गई रिजर्व कैपिटल। ठीक है, अब आता है कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। ये तो था संचय पूंजी, ये है पूंजीगत संचय। ठीक है, कि वो संचय जो पूंजीगत रूप से हुए हैं, जैसे कि पूंजीगत संचय क्या हमने 11th में पढ़ के आए हैं, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, वो संचय जो पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं, जो कैपिटल नेचर के लेन देनों के थ्रू जो लाभ हुए हैं उनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल लाभ कौन से, पूंजीगत लाभ कौन से होते हैं, वे लाभ जो कंपनी को कोई फिक्स्ड एसेट से, ठीक है, मतलब जो डेली के लेन देनों से नहीं होते। देखिए कंपनी का, किसी भी बिजनेस का क्या होता है, रूटीन का लेन देन होता है। कोई भी बिजनेस है उसका काम क्या होता है, लेन देन करना। तो रोज के लेन देन करने से कंपनी को जो लाभ होते हैं वो तो उसके रिवेन्यू प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, दैनिक लाभ हो जाता है। लेकिन ऐसे लाभ जो कंपनी के कोई कभी कभी कोई एक्टिविटी जब कंपनी करती है, ठीक है, और कभी कभी जब कोई कार्य किया जाता है उसकी वजह से कंपनी को जो लाभ होता है वो हो जाता है उसका पूंजीगत लाभ। ठीक है, जैसे कंपनी ने अपनी कोई एसेट सेल कर दी, ठीक है, कंपनी ने अपनी कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी। ठीक है, जैसे कंपनी ने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो कंपनी का काम गुड्स को सेल करने का है, माल को खरीदना और बेचना है। उस कंपनी का काम एसेट्स खरीदना बेचना नहीं, लेकिन उसने अपनी कोई पुरानी मशीन या पुरानी बिल्डिंग को सेल करी है और उसको सेल करने से कंपनी को फायदा हो गया, कुछ लाभ हुआ है। तो वो लाभ से हम क्या बना सकते हैं, हमारे पूंजीगत संचय। उस लाभ से वो लाभ हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो दैनिक काम करने से वो लाभ हमें नहीं मिला। उसी तरह से हमारी कोई एसेट्स थी, हमने उसको रीवैल्यूएट किया। रीवैल्यूएट क्या, जो हम सेकंड चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में पढ़ के आए थे। ठीक है, कि जब एसेट्स की एक वैल्यू चली आ रही है बैलेंस शीट में कई सालों से, लेकिन हमने इस साल अपनी हर एसेट्स को रीवैल्यूएट किया है, दोबारा से मूल्यांकन किया है और देखा है कि अब इन एसेट्स की वैल्यू क्या है। तो अगर कोई एसेट्स की वैल्यू 2 लाख रुपए हम दिखाते आ रहे थे और अब पता चला कि इसकी वैल्यू 3 लाख है, तो ये जो इसकी 1 लाख वैल्यू बढ़ी है, इस 1 लाख से भी हमारा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर कोई डिबेंचर्स है, उसको रिडीम करने से मतलब ऋण पत्र जिन्होंने भी हाँ कंपनी को पैसे दे रखे थे, लोन दे रखा था, उनका लोन लौटाने के टाइम पर भी हमें कई बार फायदा हो जाता कंपनी को। ठीक है, तो उससे भी हमारी बचत होती है। जैसे हमने किसी से 100 रुपए लिया और हमने उसको वापसी में 98 रुपए ही दिए हैं और सेटलमेंट हो गई है, तो वहां पे वो जो 2 रुपए बचे हैं वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, पूंजीगत लाभ है। तो इस तरह के लेन देनों से जो लाभ होता है, ठीक है, उन्हीं लाभों से बनाया जाता है कैपिटल रिजर्व। समझ गए, ये रिजर्व क्या होता है, इस रिजर्व को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटीज साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में इसको दिखाया जाएगा, किसमें, रिजर्व, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। ठीक है, लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व एंड सरप्लस का टाइटल होगा उसके अंडर में ये दिखाया जाएगा। और इस पूंजी का, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट का प्रयोग हम डिविडेंड बांटने में नहीं करेंगे, यानी कि हमें साल के दौरान जो लाभांश देना है, ठीक है, प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को जो डिविडेंड देना है, ठीक है, उस डिविडेंड को देने के लिए हम इस पूंजी का, इस लाभ का, इस रिजर्व का प्रयोग हम वहां पर नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कि डिविडेंड देने के लिए कि हम क्या कैपिटल रिजर्व का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व का प्रयोग डिविडेंड को बांटने में नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड तो रूटीन के जो लाभ हुए हैं, कंपनी ने जो लाभ कमाए हैं वहां से जाएगा, इन लाभों में से डिविडेंड नहीं जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे आगे का, जो कि हमारा हो जाएगा आगे का नेक्स्ट पार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स को इश्यू करने के टाइप्स की कंपनी शेयर्स को किस किस तरीके से इश्यू कर सकती है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।